मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान विकेश एक चैनल पे। बच्चों हम लोग आज डिस्कशंस करने जा रहे हैं आपके लिए सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन से। बच्चों 2 मार्क का क्वेश्चन है ये पूरे जितने भी है, और ये सेशन बी में आते हैं। और हम लोगों ने चिप मॉडरेटर पेपर सेटर सभी लोग कह रहे कि 2 मार्क के और 1 मार्क के क्वेश्चन पे फोकस करो ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क स्कोर हो सकते। तो चलो बच्चों पहला ही सवाल उठाते हैं। यहां पे हमारे पास है फॉर स्टेशनरी वेव सेटअप द स्ट्रिंग हैविंग द बोथ द एंड फिक्स है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास पहले ये है स्ट्रिंग फिक्स, एक पहले ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2L लिखते थे √T/m। ठीक है बच्चों, यही लिखता है ना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि थर्ड हार्मोनिक समझते हो आप लोग, 1 2 3 लूप्स, 1 2 3 है ना। तो इसको n1 बोलेंगे, नाम दो n2 दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते। इसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी 3 1/2L √T/m। पता है ना बच्चों, आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा। इसको थर्ड हार्मोनिक कहते थे हम लोग, उन्होंने वही तो थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक में ये ही स्ट्रिंग के 2 लूप बनते थे, 1 2 1 2 है ना, पता है ना आप लोगों को। इसको कहते थे λ/2, इसको λ1, इसको 3 λ/2 ऐसे कहते थे, याद है ना आप लोगों को। ओके, तो बच्चों इनका रेशियो निकालना है, सिंपल क्वेश्चन से n/n1, n1 की वैल्यू है 1/2L √T/m डिवाइड बाय 3 1/2L √T/m। ये मर जाएगा, मतलब भैया n/n1 इज इक्वल टू 1/3। ये रेशियो मिला है। रेशियो निकालने के लिए का, या आप लोग लिख सकते हो n1 n1 इज इक्वल टू 1:3 ऐसा लिख सकते हैं। हो गया, खत्म किस्सा। बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं भैया इसमें। ये आपको डायग्राम ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ओके, ऑल इज वेल। हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहां पे दिया वाला है कि व्हाट आर द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की डिफाइन लिखनी है। देखो स्टेशनरी वेव्स मतलब स्टेशनरी कब खड़ी रह सकती है, कब स्टैंड हो सकती है, कब एक जगह पे रुक सकती है। ठीक है, इसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। कैसे? देखो ये समझो, ठीक है, एक रस्सी है, कुछ भी मानो। ओके, ये यहां पे पाथ है, ये पाथ है। ठीक है, एक वेव्स आ रही है जूम 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 करते हुए। ठीक है, दूसरी वेव्स आ रही भैया, बस यहीं तक लिखता हूं मैं। ठीक है, दूसरी वेव्स आ रही है जूम जूम जूम, नहीं दोनों साथ में आ रही है क्या? ओके ओके ओके, चलो कोई टेंशन नहीं है। जूम जूम, यार क्या करें, जूम यार थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, सेम हो रही है ना, ये पाथ है, सेम पाथ होना चाहिए। ये इसका डायरेक्शन है ये, ठीक है। दूसरे का डायरेक्शन अलग पेन से निकालना पड़ेगा अब मुझे। ठीक है, ये आ रही है समझो जूम 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 जूम। देखो समझ में आ रहा है, एक वेव इधर से एक वेव इधर से, मतलब पाथ सेम है भैया। पाथ कैसी है? सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट। देखो एक जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक है निगेटिव डायरेक्शन, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव का। मतलब भैया सेम एम्पलीट्यूड सेम पाथ होना चाहिए। ठीक है, बट डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? दोनों का अपोजिट। तो आके इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस समझते ना, एक मेक में इंटरफेरेंस मतलब 2 वेव का मिलना, मिल गई, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव। देखो व्हेन द 2 आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, पाथ सेम है। देखो यही पाथ है भैया, पाथ सेम है, बट डायरेक्शन कैसा है? यहां पे अपोजिट है। ठीक है, रिजल्टेंट वेव इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग होगी, रुक जाएगी। ओके, बाद में क्वेश्चन है भैया आपको, व्हाई आर दे आर कॉल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये वेव तो ना तो आगे जा पाती है, ना पीछे, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन, ना बैकवर्ड, ना राइट ना लेफ्ट। आपको जो लैंग्वेज में बोलना है बोल लो। बात समझ में आ रही है? ओके, और ये एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो इसी को
इसके कारण हम लोग इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। देखो रिजल्टेंट वेव दे डू नॉट ट्रैवल एनी डायरेक्शन, नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे डू नॉट ट्रांसफर द एनर्जी, एनर्जी भी इस मीडियम में ट्रांसफर नहीं करता है, इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। दो क्वेश्चंस थे बच्चों, दोनों को मैंने यहां पे देखो दो मार्क के क्वेश्चन इजी बहुत होते हैं और इजीली हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस करना है आप लोगों को। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस लिखा है, सिंपलेस्ट। देखो 2 मार्क के लिए सभी सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है भैया, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स है। देखो यहां पे हार्मोनिक्स लिखा है, यहां पे ओवरटोन, इसको अल्टरनेट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। मतलब भैया जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं, n इज इक्वल टू वी बाय टॉइस एल, पता है ना आप लोगों को, n इज इक्वल टू वी बाय 4l होता है, क्लोज ओपन इट, ये पता होना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना भैया, यही फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, यही आपकी फर्स्ट हार्मोनिक्स होगा, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है। मतलब अगर आपके ऑल हार्मोनिक्स हो, जैसे कि स्ट्रिंग का ऑल हार्मोनिक्स है, ऑल हार्मोनिक्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऑल हार्मोनिक्स में क्या होता है, बात को समझो अच्छी तरह से मेरी, ठीक है। तो ऑल हार्मोनिक्स में n1 n2, मतलब देखो n ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। बात समझ में आ रही भैया। मतलब फर्स्ट ओवरटोन इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, मतलब n1 की वैल्यू होगी भैया ट्वाइस n, ऑल के लिए बात कर रहा हूं मैं, n2 के लिए बात कर सकता थ्राइस n, n3 के लिए 4n, मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इसको ओवरटोन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्मोनिक्स आर सिंपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब हार्मोनिक क्या है, सिंपल इंटीजर मल्टीपल, डिफाइन भैया, ये सिंपल डिफाइन पता होना चाहिए, इसके एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, है ना, ऑलरेडी दिया है मैंने। ओवरटोन आर द नॉट नेसेसरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दे आर फ्रीक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अदर देन होना चाहिए, इसी को हम लोग ओवरटोन कहते हैं। नेक्स्ट भैया, ऑल हार्मोनिक मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन वाइब्रेशन। भैया ऑल हार्मोनिक इस हार्मोनिक में प्रेजेंट हो सकते या नहीं भी हो सकते। देखो ऑल हार्मोनिक है, ऑड हार्मोनिक है ना, ऑल हार्मोनिक में होते हैं सभी, ऑल हार्मोनिक्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन वाइब्रेशन, इसमें हो सकते। कभी कभी ऑड हार्मोनिक होते, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑल ऑड हार्मोनिक है ना, ऑड हार्मोनिक जैसे कि n, थ्राइस n, 5n, 7n, याद है ना आप लोगों को, ओहो मतलब ओपन है और क्लोज एंड का ऑर्गन पाइप देख लेना, इसमें ऑड और ऑल हार्मोनिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल हार्मोनिक्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्यों, जैसे कि ऑल हार्मोनिक में होंगे सभी हार्मोनिक्स, लेकिन ऑड हार्मोनिक्स में नहीं होते, ठीक है ना। ऑल ओवरटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वाइब्रेशन, होते ये हमेशा होते, क्यों भैया, ऑल ओवरटोन्स आर ऑलवेज, जितने ओवरटोन्स है वो हम लोगों के यहां पे ओवरटोन्स में होते हैं, जैसे कि फिर वो ऑड भी रहे ऑल भी रहे, तो जैसे कि इसको मैंने बोला फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड ओवरटोन, यहां पे हो सकता है, मैं बता रहा हूं यहां पे n1 इज इक्वल टू थ्राइस n, n2 इज इक्वल टू 5n, तो ये ओवरटोन ऑल ओवरटोन्स होते हैं इसमें, बात समझ में आ रही है, ऑल ओवरटोन्स हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन्स कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं, ऐसे नहीं कहते यहां पे जैसे कि फिफ्थ, यहां पे इसको थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं, है ना, तो बाकी के गए ना भैया, फोर्थ हार्मोनिक चला गया कि नहीं, तो ये मे और मे नॉट भी का, लेकिन यहां पे सभी होते हैं, क्योंकि ओवरटोन सभी को बोलते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी को, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, है ना, यहां पे थर्ड ओवरटोन हो सकता है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपको एप्लीकेशन लिखना है बिट्स के, देखो आपकी इसमें रडार का दिए वाला है, अल्ट्रासोनिक का दिए वाला है, तो अलग अलग हो, सोनोग्राफी का भी हो सकता है, इसमें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूजेस मिलेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं सिंपलेस्ट वे से है, बीट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है प्रैक्टिकल लैब में ऐसे बजाते हैं ना, तो वो आपको हो सकता है अननोन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन काम करने, मतलब डिटरमाइन करने में, निकालने में काम आता है।
ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सोनोमीटर वायर जो भैया है ना, बीट्स आर यूज टू ट्यून करने में काम आता है इंस्ट्रूमेंट का। ये यूज कर सकता है साउंड नोट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी निकालने में। बीट्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट द हार्मफुल गैसेस इन माइंड में जो हार्मफुल गैसेस है उसको डिटरमाइन करने में काम आता है। मैं बोल रहा हूं अभी भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप यार साइंस है, साइंस में रोज कुछ ना कुछ तो इसके यूजेस होते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों आगे 5th 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सवाल लिखा है बच्चों यहां पे आपके बोर्ड पे, प्रूव दैट द पाइप ओपन एट बोथ एंड लेंथ, मतलब जो ओपन एंड है भैया उसकी जो लेंथ है वो है ट्वाइस एल, हैज द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अनदर पाइप। ओपन जो लेंथ है भैया जो क्लोज की वो यल है। बात समझ में आ रही है? उनका कहना है कि यहां पे ओपन बोथ एंड जो है, जो पहली लेंथ है उससे डबल करवा दी, ठीक है, ये ठीक है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरी जो है भैया लेंथ यल है, ये इसकी जो है क्लोज है ना, क्लोज एंड है। तो आपको पता है यहां पे हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं यहां पे, ओके। तो ये चीजें दी वाली है। आपको पता है कि ओपन एंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और एक क्लोज, ये वर्ड में लिखना है, ठीक है। ओपन के लिए फार्मूला है भैया मेरे पास V बाय ट्वाइस यल ओ लिखेंगे, ठीक है। और वही है भैया कि यहां पे क्लोज के लिए निकालते हैं V बाय 4 यल क्लोज। लेकिन उन्होंने दी वाली है इसकी लेंथ है ट्वाइस यल, देखो NO V बाय 2 ये ट्वाइस यल, और इनकी जो लेंथ है भैया क्लोज की वो है 4 यल है, यल सी की वैल्यू यल है बस। तो यहां पे ओपन के लिए V बाय 4 यल और क्लोज के लिए भी वही फार्मूला V बाय 4 यल। मतलब भैया ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी और क्लोज की सेम है। जब ओपन की ट्वाइस यल लेंथ लिखोगे, इससे ट्वाइस यल, तब दोनों की जो भी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। आप वर्डिंग में लिख सकते हो बोथ द पाइप, ऐसे लिख सकते हैं बोथ द पाइप, है ना, सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ओके। ये लिखने का अधिकार है आपको, है ना। पाइप हैव लिख सकते जो भी हैव सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2-2 मार्क के लिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट 2 सवाल लिख के रखे जो कि लास्ट और फास्ट करेंगे। हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर अफेक्टेड द लोड इज फुली मर्ज इन वाटर। वाटर में डाल दिया भैया, ठीक है। क्या क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है 1 बाय ट्वाइस यल, देखो स्ट्रिंग के लिए √T बाय m, ठीक है। अब यहां पे क्या है भैया, एक बात ध्यान रखना है, टेंशन के ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने पानी में ऐसे डाल रहा हूं रस्सी, तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी ना। अरे कोई भी चीज है, जैसे कि आप लोग हैं ना, मतलब एक रस्सी को या कपड़े को ऐसे डालो, देखो ऊपर क्या होता, फ्लोट होता। मतलब यहां पे लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट मतलब लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। मतलब ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंशन लॉ, है ना। क्या लिखेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा वर्ड में लिखना है अकॉर्डिंग टू द टेंशन लॉ, ठीक है, लिखना है वर्ड में, ओके। ये हो गया। अब मुझे बताओ भैया, यहां पे टेंशन डिग्रीज होगा, टेंशन डिग्रीज हुए तो फ्रीक्वेंसी भी डिग्रीज होगी। बात तो समझ में आ रही है कि यहां पे अगर आप लोगों ने वाटर में, है ना, फुल्ली लोडेड की वाली अगर रस्सी को डाल दोगे अंदर, तो ऑब्वियसली टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। बस इतना ही लिखना है। पहले फार्मूला लिखो, ये इसको वर्डिंग में लिखना है, ओके, इसको भी वर्डिंग में लिखना है। खत्म किस्सा, समझे। बहुत इजी वेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया मैं। फुली मर्ज इन वाटर में करोगे तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डिक्रीजेस, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आल्सो इज डिक्रीजेस। बस खत्म किस्सा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, सोनोमीटर वायर लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ठीक है। तो यहां पे 7 का हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं। लेंथ है भैया 1 मीटर, स्ट्रेच
बाय वेट 10 kg, मतलब मास दिए वाला है 10 kg, कोई टेंशन नहीं है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी दी वाली है यहां पे 100 हर्ट्ज, ठीक है। डिटरमाइन द लीनियर है ना, लीनियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, फार्मूला n इज इक्वल टू, अभी अब पता है हम लोग को रूट ऑफ टी बाई एम, और मुझे ये लीनियर डेंसिटी निकालनी है, बताया ना, मतलब यम निकालना है, मतलब ही इसको क्या बोलूंगा मैं, लीनियर डेंसिटी बोलूंगा। कोई शक है भैया? चलो मुझे इसका काम करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, टेंशन तो नहीं है, लेकिन टेंशन इज इक्वल टू एम जी होता भैया, जो टेंशन, ठीक है, रस्सी के ऊपर जो आता है। तो टी मास कितना मेरे पास, ये होता 9.8, तो ये 98 टेंशन न्यूटन में गिनते। बात समझ में आ रही है? चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एन स्क्वायर, यहां पे 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, एल स्क्वायर, ये बाहर आएंगे रूट ऑफ टी बाई एम। मुझे यम निकालना है, लीनियर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। इसको लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। चलो तो टी एज इट इज 4 एल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यम टी की वैल्यू 98 दिखाई दे रही है, 4 1 का स्क्वायर देखो यल की वैल्यू, और n का स्क्वायर यानी 100 मतलब 10⁻² का स्क्वायर। अरे 100 मतलब लिख सकता हूं ना, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻² हर्ट्ज लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मास पर यूनिट लेंथ ये 98 डिवाइडेड बाय 4, और ये 10⁻⁻⁴। समझे बच्चों? ये 10 पावर का पावर है, 2 2 जा 4, ये 4 प्लस ऊपर जाने से माइनस हो गए। चलो यम, ये 2 जा, ओके सर, यहां पे हो गया 18, यहां पे 4 जा 16, यहां पे 2 पॉइंट हो गए 20, 5 जा 10⁻⁻⁴। इसको ऐसे भी लिख सकते, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर, ये भी सही है, लेकिन आपके इसमें आंसर थोड़ा सा अलग है कि इसको पॉइंट शिफ्ट किया, बाकी कुछ नहीं, -3 एक पॉइंट से, केजी पर मीटर। भैया मुझे बताओ यम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। SI यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान देना। ये थे आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस। कल हम लोग सेशन में ही देखेंगे 3 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन, उसको भी खत्म करेंगे। लेकिन शेयरिंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए वीडियो को, और भैया न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।